अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है ये बायोलॉजिकल बफर्स के बारे में है। ये चैप्टर आपका चल रहा है इस वक्त एसिड बेस इलेक्ट्रोलाइट केमिस्ट्री, और इसमें हम देखेंगे बायोलॉजिकल बफर्स के बारे में इंफॉर्मेशन। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे बफर सॉल्यूशन क्या होता है। बफर सॉल्यूशन होता है ऐसे सॉल्यूशन जो अपनी पीएच के अंदर चेंज को रेजिस्ट करे, यानी कि उसकी पीएच चेंज ना होती हो इतनी आसानी से। पीएच चेंज करने के क्या तरीके होते हैं, या तो हम एसिड ऐड कर दें किसी सॉल्यूशन में या बेस ऐड कर दें। तो ये वो सॉल्यूशन होंगे जिसमें एसिड और बेस की अगर स्मॉल अमाउंट ऐड की जाए तो उनकी पीएच के ऊपर कोई इतना ज़्यादा असर नहीं होता। ठीक है, इनको क्या बोलते होते हैं हम, बफर सॉल्यूशन। वो कोशिश करते हैं कि पीएच में चेंज ना हो, उसको रेजिस्ट करते हैं। इनकी स्पेसिफिक कांस्टेंट वैल्यू होती है पीएच की। ठीक है, और पीएच वैल्यू जो होती हैं चेंज नहीं होती डाइल्यूट करने से, कि इसके अंदर अगर पानी मिला दिया जाए तो पीएच चेंज नहीं होती। वरना वैसे यूँ होता है ना कि अगर हम डाइल्यूट सोल्यूशन करते जाए ना तो पीएच के अंदर फ़र्क आ सकता होता है, जबकि इसके केस में क्या होता है, पीएच में फ़र्क नहीं आता, इसकी पीएच स्टेबल होती है। एप्लीकेशन कहाँ पे होती है कि अगर ये बफर हम डेली लाइफ में कहाँ पे यूज़ करते हैं, कि कॉमन एक्सपीरियंस है हमारा कि ब्लड की जो पीएच है हमारे ह्यूमन ब्लड की, वो 7.35 होती है, और 7.35 पे मेंटेन रहती है, यानी कि इसके अंदर एक बफर होता है ब्लड के अंदर जो इसको 7.3 पे फिक्स रखता है। अगर पीएच 7 हो जाए या पीएच कितनी हो जाए, 8 हो जाए, तो पर क्या होता है, डेथ हो सकती होती है, क्योंकि दोनों कंडीशंस क्या होंगी, एंजाइम को डीनेचर कर देंगी। नेक्स्ट है, इट इज रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन दैट वर्क्स ऑन द स्पेसिफिक पीएच, कि ये उनके ऊपर काम करता है जहाँ पे स्पेसिफिक पीएच चाहिए होती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक मिसाल दी हुई है, फॉर एग्जांपल एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन, कि एंजाइम एक खास पीएच पे काम करते हैं। अगर हमने एंजाइम का रिएक्शन करवाना हो तो उसको बफर सॉल्यूशन में रख के करवाएंगे। बैक्टीरिया अगर कोई रिएक्शन परफॉर्म कर रहा है तो उसको भी कहाँ पे हम परफॉर्म करेंगे, किसी बफर सॉल्यूशन में। ठीक है, या फिर जैसे हम एनालिटिकल केमिस्ट्री में वो ईडीटी टाइट्रेशन करते हैं, वहाँ पे भी ऊपर से एसिड आ रहा होता है। पीएच मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी उसमें भी बफर यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा टाइप ऑफ बफर्स। बफर्स की 3 टाइप यहाँ पे मेंशन की हुई हैं। एसिडिक बफर होता है, बेसिक बफर होता है, और एक ये लेस कॉमन है, प्री न्यूट्रल बफर। अब एसिडिक बफर क्या होता है, ऐसे बफर जिनकी पीएच 7 से कम हो। नाम से पता चल रहा है कि एसिड बफर होंगे ये। और ये होता किस तरह, बनता कैसे है, सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड एंड सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, कि वीक एसिड इसमें यूज किया जाता है, ये मेन जो एसिडिक प्रॉपर्टी दे रहा होगा। और इसकी आयनाइजेशन को कंट्रोल करेगा कौन, उसका सॉल्ट, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से बना हुआ है, यानी कि स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होगा उसका, यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इसको बनाया जाएगा। इसको हम डिटेल में देखते हैं आगे कैसे होता है। एग्जाम्पल होती है इसकी एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट, यानी कि एसिटिक एसिड वीक एसिड हो गया, और इसका सॉल्ट क्या बनेगा, सोडियम एसिटेट। ठीक है, ये सोडियम एसिटेट इसकी एसिडिटी को कंट्रोल रखेगा। बेसिक बफर क्या होता है, इट इज ए बफर पीएच अबव कितनी, 7 पे हो। सोल्यूशन जो होगा ये वीक बेस का होगा, और उसमें क्या मिक्स किया होगा, उसी बेस का सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। मिसाल के तौर पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, उसके अंदर उसका सॉल्ट मिला देते हैं अमोनियम क्लोराइड, यानी कि ये किसके साथ बनाया हुआ होगा, HCl के साथ मिला के ना इसका सॉल्ट बना दिया। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्ट क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड। अगर इन दोनों को मिक्स कर दें तो पीएच 7 से ऊपर हो जाती है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है, देयर पीएच 7 होती है एग्जैक्ट। फिर वहां पे हमने शुरू में पढ़ा है कि रेजिस्ट करने की कोशिश करते हैं। बफर की पीएच मेंटेन तो होती है, लेकिन कुछ पॉइंट्स चेंज भी हो जाती होते हैं। लेकिन अगर एग्जैक्ट 7 के ऊपर ही हो उसकी पीएच, तो आप उसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रल बफर। ये किससे बनते होते हैं, वीक एसिड और वीक बेस दोनों को मिला दिया जाए अगर। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, काउंटर करते हैं, और वो क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है। फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों को मिला दें तो ये काउंटर करते रहेंगे एक दूसरे को, और उसकी वजह से क्या होगा, जो बफर बनेगा वो न्यूट्रल बफर होगा।
नेक्स्ट, बफर सॉल्यूशंस जो होते हैं इनकी पीएच को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक इक्वेशन है जिसको बोलते हैं हेंडरसन हेजलब्लैट इक्वेशन, बैल्च इक्वेशन। यहाँ पे क्या होता है, इक्वेशन ये यूज होती है पीएच को डिटरमाइन करने के लिए, और ये इक्वेशन कुछ ऐसे है, पीएच इज इक्वल टू होती है पी के एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट प्लस लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन ओवर एसिड की कंसंट्रेशन। ठीक है, तो अगर हमने जितनी अमाउंट का सॉल्ट उसमें ऐड किया सोल्यूशन में, जितनी अमाउंट एसिड की ऐड किया, वो दोनों यहाँ पे लिख दें मोल पर डीएम क्यूब में, उसका लॉग कर दें इस रेशो का, प्लस कर दें किसके साथ, पी के एसिड की, तो जो आंसर आता है वो क्या होती है, पीएच हो जाती है किसकी, उस बफर सॉल्यूशन की। अगर यही बेसिक बफर हो, ठीक है, तो उसके केस में पहले पीओएच निकालेंगे और फिर उसके बाद पीएच फाइंड कर सकते हैं। तो उसका तरीका ये होता है पीओएच इज इक्वल टू पी के बी प्लस लॉग वो जो उसका सॉल्ट है डिवाइडेड बाय बेस। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि असल में यहाँ पे जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह होती है, सॉल्ट ऊपर का इस जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है आयोनाइज्ड फॉर्म, कि एसिड अगर आयंस में कन्वर्ट हो जाए तो इसको क्या बोलते होते हैं, सॉल्ट। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे एसिड और ऊपर उसका आयन, बेस और उसका आयन। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ डू बफर्स एक्ट, कि बफर रिएक्शन कैसे करते हैं, उनका मैकेनिज्म क्या होता है। एसिडिक बफर की एक मिसाल देता हूँ, उसके ऊपर आप देखते हैं किस तरह होगा, कि ये हमारे पास एसिटिक एसिड है, वो आयोनाइज होता है क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो क्या बनाएगा वो, ये अपना एसिड का, इसको क्या बोलेंगे अगर हम देखें, कंजुगेट बेस, और साथ ये H पॉजिटिव जनरेट कर रहा है। ठीक है, ये जो साथ हमने रखा हुआ जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसका फंक्शन ये होगा कि ये अपनी आयोनाइजेशन करेगा, और हमें पता है कॉमन आइन इफेक्ट कहता है कि अगर दो कॉमन आइन आ जाए तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है वो अपना रिएक्शन बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो अपना रिएक्शन अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकता। जब वो अपना रिएक्शन अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकेगा तो क्या होगा, पहले लेट्स सपोज अगर इसकी पीएच होगी 4, तो ये मिलाने से उसकी पीएच कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, क्योंकि ये उसको अपना काम अच्छे से नहीं करने देगा। एसिड की पहचान तब कर सकते हैं, या एसिड को जस्टिफाई तब कर सकते हैं जब वो अपना H रिमूव करें। लेकिन क्या होगा, ये जो सोडियम एसिटेट है वो क्या करेगा, ये कॉमन आयन प्रोवाइड करेगा और इस रिएक्शन को क्या करेगा, रिवर्स करवा देगा, जिससे ये H नहीं बन सकेंगे ज्यादा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, सॉल्यूशन की एसिडिक नेचर में कमी आ जाएगी। तो अब ये क्या बन जाएगा, एक बफर सॉल्यूशन सिस्टम बना हुआ है। इसके ऊपर अब एसिड और बेस ऐड करके देखते हैं। ये देखें, सबसे पहले हम इसमें एसिड ऐड करेंगे। अगर एसिड ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो है एसिटेट आयन, वो हाइड्रोजन यहाँ से गेन कर लेगा, जितने हाइड्रोजन आ रहे होंगे वो सारा कौन एब्जॉर्ब कर लेगा, एसिटेट आयन, और वो क्या हो जाएगा, वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर पीएच में फर्क तो तब आता है ना कि जब ये एंटर हो रहा है जो नया हाइड्रोजन, ये सॉल्यूशन में H पॉजिटिव की फॉर्म में रहे, लेकिन ये H पॉजिटिव फॉर्म में नहीं आता, बल्कि क्या होता है, जैसे ही यहाँ पे आएगा फौरन ही एसिटेट उसको क्या कर लेगा, अपने साथ अटैच करवा के ये इसमें कन्वर्ट कर देगा, और पीएच के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम ऐसे अगर हम बेस ऐड कर दें, तो बेस क्या करता होता है, OH नेगेटिव जनरेट करता है। OH नेगेटिव क्या करेगा, इस H को यहाँ से खत्म कर देगा। H को खत्म करने से भी क्या होगी, पीएच चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमने क्या करना है, H को नहीं चेंज करना। H कम होगा तो क्या होगा, उसकी वजह से ये वाला जो एसिड है ये फर्दर रिएक्शन को फॉरवर्ड करेगा, और H जितने गायब हुए होंगे उतने वापस प्रोवाइड कर देगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे अगर एसिड ऐड करें तो वो ये जज्ब करके रिएक्शन वापस कर देता है, बेस ऐड करें तो ये H गायब हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ से रिएक्शन और H इधर पूरे कर देता है। ठीक है, तो वो ये टोटल कंप्लीट जो है हमारे पास प्रोसेस, उसके अंदर क्या हो रहा होगा कि हम रिएक्शन को कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से या तो फॉरवर्ड करवा देते हैं या फिर रिवर्स करवा देते हैं। ठीक है,
इस टॉपिक को अच्छी तरह नोट कर लें, इस मैकेनिज्म को। अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं और इसके अलावा डिस्कशन सेशन में भी पूछ सकते हैं। बफर कैपेसिटी की बात करते हैं, क्या होती है। ये जो हमने अभी एसिड और बेस ऐड किए, तो हर बफर की एक अमाउंट होती है जितनी अमाउंट तक वो काम कर सकता है। तो ये उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि बफर कैपेसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज ए कैपेबिलिटी ऑफ ए बफर टू रेजिस्ट द चेंज ऑफ पीएच, कि ये पीएच के अंदर चेंज को रेजिस्ट करता है। ठीक है, पीएच चेंज करने नहीं देता। लेकिन क्या होता है, अगर इसकी लिमिट से ऊपर ऐड कर दिया जाए तो फिर क्या होगा, यानी कि बफर कैपेसिटी से ज्यादा अगर बीच में एसिड डाल दिया जाए, फिर वो पीएच को मेंटेन नहीं कर सकेगा। फिर वो पीएच या तो अगर एसिड ऐड करेंगे तो वो कम हो जाएगी, बेस ऐड करेंगे तो ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अगर इस पॉइंट में थोड़ी सी कंफ्यूजन है आपको तो आप यहाँ पे मैंने लेक्चर मेंशन कर दिया है, ये बटन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा। इसमें आप देख लें कि पीएच कैसे चेंज होती है हाइड्रोजन ऐड करने से या रिमूव करने से। दिस मीन्स इफ वी ऐड एसिड और बेस मोर देन लिमिट की जो बफर सिस्टम की है, तो वो बफर सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जो मैंने पहले मेंशन कर दिया बात, कि अगर हम लिमिट से ऊपर कर देंगे एसिड बेस ऐड, तो वो फिर बफर कैपेसिटी खत्म हो जाएगी और फिर वो क्या होगा, पीएच मेंटेन नहीं कर सकेगा। अगर ये प्रॉब्लम हो जाए तो दो बॉडी के अंदर दो इश्यूज होते हैं, एक होता है एसिडियोसिस, एक होता है अल्कलियोसिस। एसिडियोसिस के नाम से पता चल रहा है कि बॉडी के अंदर जो होगा पीएच क्या हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी। और अल्कलियोसिस का मतलब अल्कलाइन यानी कि बेसिक हो जाएगी। यही डेफिनेशन होती है कि अगर पीएच ऑफ ब्लड नॉर्मल वैल्यू यानी कि 7.3 से कम हो जाए तो इसको क्या बोलते होते हैं, एसिडियोसिस। जो इस लेक्चर के स्टार्ट में भी मैंने कहा था कि ब्लड की पीएच अगर 7 के करीब पहुंच जाए तो वो डेथ हो सकती है, या 8 के करीब हो जाए तो भी डेथ हो जाती है। अल्कलियोसिस में भी यही होगा, इंक्रीज होगी और वो कहाँ तक जा सकती है, 8 तक। नॉर्मल वैल्यू 7.35 है, अगर बढ़ के वो 8 हो गई तो डेथ हो जाएगी। लेकिन अगर 7.3 से थोड़ी सी ऊपर हो गई है तो फिर उस कंडीशन को क्या बोलते होते हैं, अल्कलियोसिस बोलते होते हैं। और वो भी क्या करता है, बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सेम ऐसे ही एसिडियोसिस 7.3 से कम हो रही है, मतलब 7.2 हो गई है या 7.1 हो गई है, तो फिर क्या करेगा, वो बॉडी में एसिडिक कंडीशन बना देगा, एसिडियोसिस कर देगा। लेकिन अगर 7 हो जाएगी तो उससे क्या हो सकता है, डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस होती हैं कि जब हमारी बॉडी के अंदर एसिड बेस का सिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाए या अपना सही फंक्शन परफॉर्म ना कर सके, तो इससे क्या होता है, या तो पीएच बढ़ सकती है या कम हो सकती है। नेक्स्ट है बफर्स ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, के हमारी बॉडी में कौन कौन से बफर्स होते हैं। ये 3 बफर्स बहुत ज्यादा मशहूर हैं बड़े, बाइकार्बोनेट बफर, फॉस्फेट बफर और प्रोटीन बफर। सबसे पहले देखते हैं बाइकार्बोनेट बफर क्या होता है। ये बफर सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बोनिक एसिड, इन दो का मिक्सचर होता है। ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास यह कार्बोनिक एसिड क्या है पड़ा, एक एसिड जो कि वीक एसिड है, और सोडियम बाइकार्बोनेट उसका सॉल्ट है। इज द मोस्ट प्रीडोमिनेंट बफर होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर होता है, कि जो सेल्स के बाहर है पड़ा, पर्टिकुलरली इन प्लाज्मा, के प्लाज्मा में मौजूद होगा, जो ब्लड के अंदर वाटर होता है सारा। इट इज एविडेंट दैट ब्लड पीएच कितनी होती है, 7.4 या 7.35 होती है। रेशियो ऑफ बाइकार्बोनेट जो होती है टू द कार्बोनिक एसिड, वो कितनी होती है, 20:1, यानी कि एसिड कम अमाउंट में होता है, बाइकार्बोनेट ज्यादा अमाउंट में होता है। इसी वजह से पीएच कितनी होती है, 7.4। रेशो में हमें नजर आ रहा है 20 टाइम्स तकरीबन ज्यादा है बाइकार्बोनेट। कार्बोनिक एसिड की रेशो कितनी है, 1। 10 बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन इज मच हायर, वो नजर भी आ रहा है हमें कितनी है, 20 टाइम्स हायर है। दिस इज रेफर टू एज अल्कली रिजर्व। ये इससे क्या मतलब क्या होता है, ब्लड के अंदर अल्कली का या बेस का एक रिजर्व है जो रिस्पॉन्सिबल होता है बफर करने के लिए किसको, H पॉजिटिव आइंस को। ये बॉडी के अंदर H पॉजिटिव आइन बन रहे होते हैं, एसिड बन रहा होता है। मिसाल तौर पे अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस ने अटैक कर दिया है तो बैक्टीरिया एसिड प्रोड्यूस करते होते हैं। इवन अगर हम मिसाल दें उसकी, कि हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो रही होती है हर सेल में से, वो कार्बन डाइऑक्साइड अगर ब्लड में डिसॉल्व हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, कार्बोनिक एसिड। तो मुसलसल हमारी बॉडी में एसिड जनरेट हो रहा होता है, जिसको खत्म करने का काम कौन करता है,
ये बाइकार्बोनेट या अल्कली रिजर्व। नेक्स्ट बफर है हमारे पास फॉस्फेट बफर, सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। ठीक है, ये उसका सॉल्ट है पड़ा किसका, फॉस्फोरिक एसिड का। हमें पता है फॉस्फोरिक एसिड भी वीक एसिड होता है। उसका एक सॉल्ट है सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट और दूसरा है डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। ये दोनों के फार्मूले लिख दिए, सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट और डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। ये फॉस्फेट बफर बनाते हैं मोस्टली एंड इंट्रासेलुलर। अब इंट्रासेलुलर बफर का मतलब क्या होगा, ये सेल के इनसाइड होगा। एंड इट इज लेस इंपॉर्टेंट द प्लाज्मा ड्यू टू इट्स लो कंसंट्रेशन, कि ये कंसंट्रेशन इसकी कम होती है तो इसलिए प्लाज्मा के अंदर इतना ज्यादा इफेक्टिव काम नहीं करेगा, सेल्स के अंदर ज्यादा अच्छा काम करेगा ये। विद पीके वैल्यू ऑफ कितनी 6.8 है, क्लोज टू पीएच ऑफ किसके ब्लड, वो कितनी है 7.4। फॉस्फेट बफर जो है वुड हैव बीन मोर इफेक्टिव अगर इसकी क्या हो, ये हाई कंसंट्रेशन में हो, क्योंकि देखें ब्लड के पीएच के करीब करीब है पड़ा तो ये अच्छी तरीके से बफरिंग कर सकता है। इट इज एस्टिमेटेड दैट द रेशियो ऑफ बेस टू एसिड फॉर द फॉस्फेट बफर इज 4, ठीक है, एज कम्पेयर विद किसके 24 बाइकार्बोनेट बफर। अब यहाँ पे वो रेशियो के बारे में बताया हुआ है कि यहाँ पे वो जो एसिड और वो जो हमारे पास सॉल्ट है उसके दरमियान में रेशियो कितनी है पड़ी, 4 है पड़ी, एज कम्पेयर विद कितने 120। ठीक है, तो इसलिए ये ज्यादा इफेक्टिव काम करता अगर वो कहाँ होता, ज्यादा अमाउंट में होता। नेक्स्ट है प्रोटीन बफर। द प्लाज्मा प्रोटीन या हीमोग्लोबिन भी उसके साथ कुछ हद तक काम कर सकती है। कॉन्स्टिट्यूट द प्रोटीन बफर सिस्टम। बफरिंग कैपेसिटी जो होगी यहाँ पे भी हमें चाहिए कि एक कोई एसिड होना चाहिए, जैसे हमें पता है प्रोटीन्स क्या होते हैं, अमाइनो एसिड से मिलकर बनते हैं। वो अमाइनो एसिड अपने हाइड्रोजन रिमूव भी कर सकते हैं आयोनाइजेशन की मदद से और वापस एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है बफरिंग कैपेसिटी ऑफ प्रोटीन डिपेंड अपॉन द पीके ऑफ आयोनाइजेबल ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड, कि जो प्रोटीन की लंबी चेन के अंदर जितने अमाइनो एसिड आयोनाइज हो सकते होंगे वो क्या करेंगे, एक बफर सिस्टम क्रिएट करेंगे। मिसाल के तौर पे अमीडाजोल ग्रुप किसका, हिस्टाडीन का। हिस्टाडीन आपने अमाइनो एसिड पढ़ा होगा जब हमने प्रोटीन वाला लेक्चर में स्टडी किया था, उसमें अमाइनो एसिड वाले टॉपिक में। हिस्टाडीन में जो उसका अमीडाजोल वाला ग्रुप है वो क्या करता है, ये रिंग टाइप हमारे पास स्ट्रक्चर था इमिडाजोल का, इसको आप दोबारा देख सकते हैं, ये मैंने लेक्चर मेंशन कर दिया इधर। पीके वैल्यू उसकी कितनी होती है 6.7 होती है, जो कि मोस्ट इफेक्टिव बफर के अंदर कंट्रीब्यूशन करते हैं, यानी कि और भी बाकी अमाइनो एसिड भी करेंगे लेकिन ये सबसे अच्छा कंट्रीब्यूट करता है पीएच को मेंटेन करने में। प्लाज्मा प्रोटीन जो होते हैं अकाउंट्स करते हैं कितने 22% ऑफ टोटल बफरिंग कैपेसिटी ऑफ प्लाज्मा, कि वो जो बाकी है वो बाइकार्बोनेट तो सबसे बेस्ट बफर है ना ब्लड में, जो आगे हम इसको डिटेल में भी जब पढ़ेंगे तो उस वक्त भी बाइकार्बोनेट का सबसे ज्यादा मेन फंक्शन होगा। बाकी ये जो प्रोटीन वाले हैं ये साइड में यानी कि उसकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन जो मेन बफर है वो कौन सा होगा, बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो इसका फंक्शन सिर्फ कितना है अपना 2% तक ये सिर्फ अपना फंक्शन प्ले कर सकता है। होप कि आपको यहाँ तक ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा बफर्स के बारे में। अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है बड़ा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और लेजेंड कॉलेज के पेज को आपने सब्सक्राइब करना है और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना है ताकि आपको नेक्स्ट जब भी लेक्चर अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।